वो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। सबको मेरा नमस्कार। आज हम कल की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम जो कल चर्चा कर रहे थे, समाज और राज्य, उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। जो उसकी आगे के उदाहरण हैं, हम उनको बढ़ाएंगे, उन पे बात करेंगे। आज जो कोटेशन संख्या हम लोग देखेंगे या जिस पे हम बात करेंगे वो है 5220 से लेकर 5225 तक। तो चलिए, जो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम उन पे बात करते हैं। जो बिंदु है, जो पहला बिंदु है, वह बोलता है कि राजनीतिक दल वैचारिक मुद्दों को दबाने के लिए भावनात्मक मुद्दों को बढ़ावा देते हैं और इन्हीं दलों के द्वारा तंत्र को शासक और समाज को शासित कहा जाता है। इसके अनुसार ये लोग अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं। इसके अलावा राज्य समानता का जो ढोंग करता है, उसके माध्यम से वह समाज पे नियंत्रण स्थापित करता है। यह है पहला बिंदु। यह बात बिल्कुल सही है कि आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले भी अंग्रेजों ने भी ये तरीका अपनाया। उन्होंने, या आज भी, भावनात्मक मुद्दों को अहमियत दी जाती है। जब भी किसी नेता को या पार्टी को समाज में अपनी पकड़ बनानी है, वो जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनका सहारा लेते हैं। धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा का मुद्दा उठाते हैं। तमिलनाडु में तमिल भाषा का जो मुद्दा उठाया जाता है, जो महाराष्ट्र में मराठी मानुष का मुद्दा उठाया जाता है, या इसी तरह के बाकी मुद्दे उठाए जाते हैं। एक बात इसमें और कही जाती है कि राज्य ने यह प्रचार किया या लोगों के दिमाग में बात डाल दी कि हम राज्य करने के लिए हैं। राज्य का कार्य है राज्य करना, हम शासन करने के लिए हैं। और किस पे हम शासन करेंगे? समाज पे। ये आजादी से तो स्टार्ट हुआ ही। हमें लगता है कि अंग्रेजों ने भी यह व्यवस्था शुरू कर ही देती थी। जो उनका जो सीमित लोकतंत्र था, उसके माध्यम से उन्होंने ये शुरुआत कर दी। और जो आज़ादी के बाद हमारे नेता हुए, उन्होंने इसे पूरी तरह से लागू कर दिया। एक बात इसमें और आती है कि जो राज्य ने समाज पे नियंत्रण किया, शासन किया, उसके लिए एक शब्द है समानता। उसका बहुत ही पुरजोर तरीके से इस्तेमाल किया। क्या? तो हमें समाज में सबको समान करना है। स्त्री पुरुष जातिवाद में हमको समान करना है। या इसी तरह की जो मजदूर है या मालिक है, हमको उससे समान करना है। और ये उनका एक हथकंडा था जिनके माध्यम से उन्होंने समाज पे अधिकार किया। उदाहरण मैं देता हूं
जातिवाद। जातिवाद उभार और उन्होंने यही बात कही कि हमें भाई लोगों को एक करना है, लोगों को समान करना है। लेकिन इसके पीछे उनका मकसद था अपनी रोटियां सेकना। इसी के माध्यम से बहुत सारे नेता हुए, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जैसे नेता इसी का ढोंग कर आगे बढ़े। इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं कि जो स्त्री पुरुष के बीच में जो समानता है वो भी इसी की श्रेणी में आएगा। इसी तरीके से राजनेताओं ने समाज को तोड़ा, परिवार को तोड़ा, ताकि इनका वोट बैंक मजबूत रहे। आज पति पत्नी के मेरी प्रॉब्लम यही है। नहीं, दूर से चलेंगे। झगड़ा है कि भाई घर में वोट किसे दिया जाएगा। पत्नी बोलती है हम देंगे अमुक पार्टी को, तो पति बोलता है कि हम देंगे अमुक पार्टी को। अब इस तरह की बातें चल रही हैं। समानता के नाम पर जो चीजें की गई, नारी सशक्तिकरण के नाम पे, हम उनका साइड इफेक्ट देख सकते हैं। ये हुआ पहला कोटेशन की व्याख्या। जो दूसरा कोटेशन है, विधायिका के लोग व्यक्ति न होकर समूह रूप में होते हैं और उनकी इतनी ही योग्यता है कि वह समाज के विश्वास पात्र हों। उम्र और योग्यता क्रियान्वित करने वाली इकाई के लिए महत्वपूर्ण है, नीति धारण के लिए नहीं। ये बात तो सही है कि जो विधायिका में लोग हैं, जो हमारे पार्लियामेंट में हैं, विधानसभा में हैं, विधान परिषद में हैं, उनको समाज का विश्वास पात्र होना आवश्यक है। भले वो हाई क्वालिफाइड नहीं हो, उच्च शिक्षा प्राप्त न हो, लेकिन कम से कम उनमें समाज के प्रति गंभीरता, समाज की समझ और संवेदनशीलता होनी आवश्यक है। एक बात इसमें और आती है कि उम्र और योग्यता। उम्र और योग्यता जो है वो आवश्यक है, क्योंकि अब 18 साल के बच्चे को तो हम पार्लियामेंट में नहीं भेज सकते। कम से कम 25-30 साल की अवस्था तो होनी चाहिए, ताकि उसे दुनियादारी का पर्याप्त अनुभव हो। जो नीति निर्धारण में, जब नीति निर्धारण किया जाएगा तो निसंदेह उम्र और योग्यता आएगी ही। आप देखते हैं कि जो वरिष्ठ नेता होते हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, उनसे नीचे होते हैं उनको मंत्रिपरिषद में जगह मिलती है, और जो सबसे नए होते हैं, युवा होते हैं, उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। तो ये बात तो यहाँ तक सही है। हमें विश्वास पात्र लोग चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो समाज को समझें, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं रहा है। आज हमारे समाज में या पार्लियामेंट में, विधायिका में आधे सांसद दागी हैं, उन पे संगीन अपराध के इल्जाम हैं, आरोपित हैं। तो हमें इस पे भी विचार करना चाहिए। जो तीसरा जो बात है, अनैतिक कार्य रोकना समाज की जिम्मेदारी है और अपराध रुकना सरकार का काम। राज्य ने अनैतिक कार्य को करने का जिम्मा अभी स्वयं ले लिया, जिसके कारण समाज निष्क्रिय हो गया और पिछड़ता चला गया। हाँ, ये बात भी काबिले गौर है कि पिछले 75 सालों में भाग्य से ऐसा हुआ
कल ही चर्चा हो रही थी कि जो हमारा समाज है वो ऐसा क्यों हो गया कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो बात है कि हमने समाज को निष्क्रिय कर दिया। आज देखा जाए तो किसी को किसी से डर नहीं है। सबको पता है हम गलत कार्य करेंगे, हो सकता है कि महीना दिन जेल में जाएंगे, उसके बाद बाहर आ जाएंगे। आज अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। जो हमारी कानून व्यवस्था है उसने भी ये कार्य किया है। उदाहरण मैं देता हूं, अभी 2018 या 19 में की बात है या उसके बाद की, कोर्ट ने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो हैं वो जायज हैं, वो कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका परिणाम क्या हुआ? न्यायपालिका ने इसे ठप्पा लगा दिया कि भाई ये सही है। इसका परिणाम ये हुआ कि आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बढ़ आ गई है, और जो हत्याएं हो रही हैं, जो क्या हम रोज सुन रहे हैं, जो पूनम रघुवंशी का मामला है इंदौर का, वो इन्हीं सबकी देन है। अगर समाज मजबूत होता तो ये घटना नहीं होती। आज अगर परिवार व्यवस्था हमारी मजबूत रहती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। लेकिन आज न समाज रहा न परिवार रहा। अब बताइए, जो पति पत्नी का झगड़ा है वो कोर्ट सुनता है। अरे भाई, जो जज वहां बैठा हुआ है ना, वो पति के बारे में जानता है, वो पत्नी के बारे में जानता है, वो पति पत्नी के परिवार के बारे में जानता है। वो कैसे सही फैसला करेगा, वो कैसे न्याय देगा? इसके ऊपर हमने जो कानून बनाए हैं अनर्गल, एकदम पक्षपात पूर्ण, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। हर बात में एक ही पक्ष दोषी है। तो ये कैसे चलेगा? एक तो आपने सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली, राज्य ने समाज को निष्क्रिय कर दिया। अब आलम यह है कि देवरानी जेठानी का झगड़ा सुलझाने के लिए पुलिस आ रही है। ये हाल आपने समाज का कर दिया। तो ये हुई बात। जो चौथा है कि कानून के द्वारा समाज सुधार संभव नहीं। इस पे हमने कल ही बात की है। हम इसमें थोड़ा सा ये बोलूंगा कि कानून से तो समाज सुधरेगा नहीं। अगर समाज को ठीक करना है तो समाज के ही लोगों को आगे आना होगा। ये बात अलग है कि अभी हमारे पास उसके लिए कोई उपाय है नहीं, लेकिन उपाय करने पर हम सफल हो सकते हैं। जो पांचवा है, राज्य का उद्देश्य 2% अपराधियों पर नियंत्रण होना चाहिए, ना कि समाज के 98% लोगों पर। ये बात भी ठीक है। जो हमारा जो कानून व्यवस्था है, वो जो 2% अपराधी हैं उन पे तो लगाम लगा नहीं पा रहा है, और पति पत्नी का मामला, रानी जेठानी का मामला सुलझाने में व्यस्त है। आज पुलिस के पास अधिकांश काम ऐसे ही हैं, घरेलू विवाद के मामले। जब हमारी पुलिस इसमें उलझी रहेगी तो जो उसका मेन कार्य है
उसमें वो फोकस कैसे करेगी? इसमें पुलिस का भी दोष नहीं है। जो हमारे नीति नियंता हैं, इसके लिए वो दोषी हैं। जो 98% हैं जो कि अनैतिक कार्य करते हैं, असामाजिक कार्य करते हैं, हमने उनको अपराधी बना दिया। और जो सही मायने में अपराधी हैं, वो इसका फायदा उठा रहे हैं। न उन पे न्यायपालिका फोकस कर पा रही है, न सरकार फोकस कर पा रही है, न पुलिस फोकस कर पा रही है। और परिणाम क्या है? अराजकता। ऐसी ऐसी बातों के लिए लोग जेल में हैं कि क्या कहना। जिसके लिए उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। अब एक नियम है, कानून है, उदाहरण मैं दे रहा हूं। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को 14 सेकंड के लिए घूरता है या देखता है, तो इसके लिए उसे 1 साल की सजा होगी। अब बताइए कि ये साबित कैसे होगा? अगर कोई पुरुष घूर रहा है तो उस महिला उसको डांट दे, वो शर्मा जाएगा वो। लेकिन उसके लिए हम कोर्ट में हम जाएंगे, पुलिस में हम कंप्लेन करेंगे, गवाही देगा। इससे क्या हासिल होगा? तो ये कोटेशन हमने आपके सामने स्पष्ट कर दिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा विषय को रख देता हूँ। एक तो जो कोटेशन नंबर है 5225, कहता है शासन ने चालाकी से अपराध शब्द की परिभाषा और गैर कानूनी कार्यों को भी अपराध कहना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि सारा मामला यहीं से गड़बड़ हो जाता है जब परिभाषाएं विकृत हो जाती हैं। राज्य ने जैसे ही अनैतिक को अपराध घोषित कर दिया, वैसे ही राज्य ने ये हर अनैतिक कार्य भी अपने अधीन कर लिया। और फिर उसके बाद समाज के पास अनैतिक कार्यों को रोकने का जिम्मा ही नहीं रहा, सारा का सारा काम जो है वो चला गया राज्य के पास। तो यहाँ से जो है राज्य जो है वह समाज को निष्क्रिय करना शुरू करता है। अर्थात अगर परिभाषाएं विकृत नहीं होंगी तो उन परिभाषाओं के अनुसार फिर कानून भी विकृत नहीं होंगे, और कानून विकृत नहीं होंगे तो फिर जो है समाज अपना काम करेगा, राज्य अपना काम करेगा, और समाज जो है वह निष्क्रिय नहीं होगा। तो सामाजिक निष्क्रियता में एक जो देखने में चीज आती है वह परिभाषाओं की विकृति आती है। दूसरा है कि समाज है, परिवार है, शासन है, इनके मध्य संतुलन कैसा होना चाहिए, कैसे संबंध होने चाहिए। मुझे लगता है इनके बीच संबंध ऐसे होने चाहिए कि सबकी अपनी अपनी एक सीमाएं हैं। संविधान के पास या तंत्र के पास जो है वह संवैधानिक अधिकार हो सकते हैं, प्रकृति ने प्राकृतिक अधिकार दिए हैं, वहाँ मौलिक अधिकार हो सकते हैं, और समाज ने सामाजिक अधिकार दिए हैं तो समाज के पास सामाजिक अधिकार होंगे। समस्या यह आती है कि राज्य जो है वह समाज के सामाजिक अधिकारों में भी हस्तक्षेप करता है, और यहाँ पे भी फिर प्रश्न वही खड़ा हो जाता है परिभाषाओं की विकृति का कि आखिर समाज की परिभाषा क्या है। जब समाज की परिभाषा विकृत हो गई, कानून की परिभाषा विकृत हो गई, अ, अनैतिक और अपराधों की परिभाषा विकृत हो जाती है, तो विकृत कानून बनते हैं। हर असामाजिक कार्य को जो है राज्य ही रोकने का प्रयास करता है। और
राज्य जो है अनावश्यक समानता का भी प्रयास करता है। जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो आर्टिकल 16 जो है वो आर्टिकल 14 का वायलेशन कर देता है। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जो है वह समानता के लिए बना हुआ है, लेकिन जैसे ही आप आर्टिकल 16 पढ़ेंगे वहीं समानता का उल्लंघन हो जाता है। अर्थात एक तरफ राज्य दिखाई देता है कि वह समानता के सभी प्रयास कर रहा है, केवल दिखता है, लेकिन वास्तव में राज्य समानता होने देगा नहीं। क्योंकि अगर दो बिल्लियों के बीच में अगर बंदर जो है वो समान रूप से बांट देगा तो उसका हिस्सा कहाँ से मिलेगा? तो वो कभी समान वितरण होने नहीं देगा। अर्थात वह कभी भी पारिवारिक संपत्ति घोषित नहीं करेंगे, न परिवार को अधिकार देंगे, न समाज को अधिकार देंगे, न ग्राम सभाओं को अधिकार देंगे कि वो अपने अनैतिक कार्यों को जो है सुलझा सके या व्यक्ति के ऊपर जो है उनका नियंत्रण हो सके। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वह समाज तो कमजोर होगा ही होगा। तो उन्होंने अपनी जो भूमिका बना रखी है वो ऐसी ही बना रखी है, बंदर की भांति, जो बराबर रोटी बांटते हुए दिखता है लेकिन बांटता नहीं। और एक दूसरे के प्रति जो है वह हिंसा को भी लगातार प्रोत्साहित करता है, वर्गों के बीच में समन्वय भी नहीं स्थापित होने देता, संघर्ष को भी बनाए रखता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो समाज है वह समाज अपने आप को अलग अलग वर्गों में बांटता है। और जब तक समाज अलग अलग वर्गों में बटा है तब तक ही वह शासक की भूमिका में और समाज जो है वह शासित की भूमिका में रहेगा। क्योंकि समाज तो राज्य ने स्वयं को ही घोषित कर दिया है, समाज का अस्तित्व तो लगभग न के बराबर है या समाज वर्गों में बटा हुआ है। तो ऐसे में जो कोटेशन हमारा कहता है कि राज्य स्वयं को शासक की भूमिका में और जो है समाज को शासित के रूप में देखता है, वो बात ठीक दिखाई देती है। हालांकि जब हम शासन शब्द पर विचार करते हैं तो शासन शब्द जो है वो उसका अर्थ होता है शास्त्र का अनुशासन। शास्त्र के अनुशासन को ही शासन कहा जाता है। अर्थात शासन जो होता है वह सत्ता का राजनीतिक दलों का और पार्टियों का नहीं होता है, राज्य का नहीं होता है। वो तो व्यवस्था का होता है और व्यवस्था को बनाने वालों का होता है। लेकिन जो हमारा शासन है अर्थात जो व्यवस्था है, जो संविधान है, वही जब उनके नियंत्रण में चला गया है तो ठीक बात है कि वह जिसके हाथ में वह दस्तावेज है वह शासक है, और जिसके हाथ में वह दस्तावेज नहीं है वह शासित हो जाता है। तो यहाँ पर एक कारण दिखाई देता है कि उन्होंने संविधान को अपने अधीन कर लिया है। और उसका कारण भी क्या है? तो उसका कारण भी दिखाई देता है विकृत परिभाषाएं। समाज तो है ही नहीं और दूसरी तरफ से संवैधानिक सर्वोच्चता की बात की जाती है। सामाजिक सर्वोच्चता का नारा जो है इसीलिए कमजोर किया जा रहा है ताकि संवैधानिक सर्वोच्चता के नारे को बढ़ाया जा सके। मैंने आज एक पोस्ट भी डाला था फेसबुक पे, तो मैंने लिखा भी वहां, महिला सशक्तिकरण का जो अर्थ है कि परिवार सशक्तिकरण को कमजोर किया जाए, दलित पिछड़ा सशक्तिकरण का अर्थ है समाज सशक्तिकरण को कमजोर किया जाए, संवैधानिक सर्वोच्चता का अर्थ है कि सामाजिक सर्वोच्चता को चुनौती दी जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने का कारण है कि लोक स्वराज्य को कमजोर किया जाए। सुराज्य को इसलिए नारा दिया जाता है ताकि स्वराज्य की भूख को कमजोर किया जा सके। तो ये ऐसे हमें विषय दिखाई देते हैं कि आपको को सुविधा की भूख को बढ़ाया जाए ताकि स्वतंत्रता की भूख समाप्त हो जाए। तो इसमें हम लोगों को मूल जो चीज दिखाई देती है कि परिभाषाएं भी विकृत हैं और सामाजिक जन जागृति का भी अभाव है, उसी का जो है राज्य पूरी तरह से लाभ उठाता है। जब व्यक्ति काम करेगा ही नहीं तो उसकी क्षमता घटेगी ही, निष्क्रियता होगी ही। और समाज ने तो लंबे समय से जो सामाजिक हमें निष्क्रियता दिखाई देती है। हो सकता है कि आज से 40-50 वर्ष पूर्व कुछ ऐसी व्यवस्था रही हो, या 30 वर्ष पूर्व भी मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ लोग बैठकर विचार मंथन करते थे। भले ही उसे संवैधानिक मान्यता ना मिली हो, लेकिन उसमें व्यवस्था का हस्तक्षेप भी कम था। वर्तमान में मैं देख रहा हूँ लगातार व्यवस्था का हस्तक्षेप जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस कारण से जो है राज्य ने समाज को निकम्मा बना दिया है, और हमारे ही द्वारा चुने गए जो लोग हैं वो रातों रात इतने समझदार हो जाते हैं कि कानून भी बना देते हैं। एक पॉइंट ये भी है कि राज्य की भूमिका 2% अपराधियों के लिए है। आप वास्तव में स्थिति देख लीजिए, अपराधी तो निर्भय घूमते हैं, उनको तो किसी कानून का, किसी शासन का या व्यवस्था का डर नहीं है। वो सरकारों पर ही निर्भर करते हैं। सरकार बदल जाती है तो अपराधी बदल जाते हैं। मतलब वो संविधान, कानून और न्याय व्यवस्था के अधीन नहीं है, वो सरकारों के अधीन है।
अगर सरकारें ठीक आती हैं तब तो अपराधी दंडित होंगे, सरकारें ठीक नहीं आती हैं तो समाज जो है वह पीड़ित होता रहेगा। यही स्थिति हम लोग उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में देखते हैं। जब समाज सर्वोच्च होता है तो उस समय राज्य की यह मजबूरी हो जाती है कि वह अपराधियों पर नियंत्रण करे, अर्थात सत्ता किसी की भी आए, सत्ता के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यवस्था जो है वह सत्ता के ऊपर होनी चाहिए। लगातार हम लोग सत्ता परिवर्तन का प्रयास करते हैं और परिणाम ये निकलता है कि जैसे ही सत्ता चली जाती है हाथ से या सत्ता बदलती है तो उसके साथ साथ व्यवस्था भी बदल जा रही है। तो प्रश्न खड़ा होता है, क्या सत्ता के अनुसार व्यवस्थाएं चलेंगी या फिर व्यवस्था के अनुसार सत्ता चलेगी? यदि व्यवस्था के अनुसार सत्ता चलेगी तो फिर किसी की भी सरकार बने, अपराधी वर्ग जो है वह दंडित होना चाहिए। लेकिन हम लोग सुरक्षा और न्याय के लिए पार्टियों पर निर्भर हैं, व्यवस्था पर निर्भर नहीं है। उसका भी मूल कारण है कि जो पार्टियां हैं वह अपने हितों के लिए अपने ही लोगों को आगे बढ़ाती हैं। गुंडों को, माफियों को, अपराधियों को देखेंगे या फिर आप कई ऐसे लोग देखेंगे जो ट्रैक्टर से या रेत वगैरह खनन वगैरह जो करते हैं, तो वहां पर हम लोगों को संरक्षण दिखाई देता है सरकारों का या वसूली का दिखाई देता है। वो लोग बिल्कुल निर्भीक हैं, उनको चिंता नहीं है। लेकिन एक आम आदमी को देखिए, आप पुलिस वाले के सामने खड़े होते हैं, आप डीएम एसडीएम के सामने खड़े हो जाएंगे, आपको लगेगा कि आप नौकर की स्थिति में आ जाते हैं और वो जो है एक मालिक की स्थिति में है। तो जिसको डरना चाहिए वो अपराधी को डरना चाहिए, आम आदमी को नहीं डरना चाहिए। व्यवस्था ऐसी बनी है, अपराधी निर्भय हो गए हैं क्योंकि उनकी साठगांठ है, वो पैसे से, पावर से किसी तरह से उनको नियंत्रित करते हैं। और जिसको नहीं डरना चाहिए वो प्रताड़ित है, वो पीड़ित हो रहा है। तो ये सारे विषय हैं, मुझे लगता है कि इसमें परिभाषाओं का भी दोष है, व्यवस्थाओं का भी दोष है, सामाजिक जन जागृति नहीं है उसका भी प्रभाव है। जी धन्यवाद। बाकी के जो साथी हैं अपनी बात रख सकते हैं। विपिन जी, बैदराज जी, श्रीकांत जी, राजेश प्रजापति जी, कोई भी शुरू करे, या रामराज जी कुछ बोलना चाहे, साधना जी बोलना चाहें। बहादुर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे तो बता सकते हैं। जी राजेश प्रजापति जी, आप बताइए। जी भैया, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम। भाई, बात तो बहुत सही आप कह रहे हो, ठीक से आप बोले। मैं तो उतना समझा नहीं पाता हूँ, न अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता हूँ। फिर भी मैं यह देख रहा हूँ कि भाई राजनीतिक दल तो इस ढंग से सब काम कर रहे हैं कि समाज में समानता भी न रहे, समाज के लोग आपस में लड़े भी, और वो समानता मतलब समानता का काम करते हुए दिखे। इसी प्रकार सारी शक्तियां तो भाई तंत्र के पास ही है, वो तंत्र समेटे हुए है। लेकिन कई स्थानों पर कहती है कि हम समाज के लिए हैं, समाज में है, लेकिन समाज मुख्य नहीं है। मुख्य तो है तंत्र के लोग। वह तंत्र के लोग ही समाज को गुलाम बनाकर रखे हैं, और आज के समय में भी तंत्र के लोग ही शासन कर रहे हैं। कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, आम जनता, आम जनता मतलब समाज, समाज गुलाम बना हुआ है। और यह तभी संभव है कि समाज शासक की भूमिका में आए। जब व्यवस्था परिवर्तन होगा तभी समाज शासक बनेगा। और कई स्थानों पर जैसे देखा जा रहा, बोला जा रहा है
कि महिला सशक्तिकरण। अरे महिला सशक्तिकरण ये नहीं है, ये बल्कि परिवार तोड़ने का षड्यंत्र है। लेकिन समाज को तो ऐसे लग रहा है कि समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। आज कई घटनाएं घटती जा रही हैं, इसमें दिख ही रहे हैं कि भाई कितने पुरुष भी मतलब शिकार हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ महिलाएं भी शिकार होती हैं, लेकिन होना समानता मतलब यह होना चाहिए कि जो गलती करे, पुरुष गलती करे तो उसको दंड मिले, महिला गलती करे तो उसको दंड मिले। ये नहीं कि कानून ऐसा बना दिए हैं कि कोई गलती भी करता है एक पक्ष तो पूरा थाना कोर्ट सब उनका संरक्षण करे। अब एक नई भी गलती करता है, जैसे वो बोले कि 14 सेकेंड कोई देख ले तो अपराधी हो जाएगा। कोई पुरुष स्त्री को, अगर स्त्री उसको अगर 2 मिनट देख ले तो 5 मिनट देख ले घूर के तो अपराधी नहीं है। तो इस तरह का बहुत सारा ये अनर्गल कानून है जो कि आम जनता को भला नहीं कर रही है बल्कि परेशान कर रही है। आम जनता ऐसे कानूनों का शिकार हो रहा है और जो चालू लोग हैं, धूर्त लोग हैं, वह लाभ ले रहे हैं। शरीफ लोग सजा भोग रहे हैं। तो सजा से कब उभरेंगे? जब कानून सही रहेगा, संविधान सही रहेगी। बस मेरा बात इतना ही है, अपनी बातों को विराम देता हूँ। जी मुनि जी धन्यवाद। प्रणाम। मुनि जी जी प्रणाम। रामराज जी बताइए। भाई सभी को नमस्ते। जी बताइए रामराज जी। देखिए क्या है, पति पत्नी का विवाद जब होता है तो उसको समाज भी नहीं निपटा पाता है, इसलिए कि बिचौलिया बीच में आ जाते हैं। ऐसे हर चीज में, आपका जंगल विभाग हो, राजस्व विभाग हो, थाना पुलिस विभाग हो, कोई भी विभाग, इसमें हर जगह बिचौलिया ढुके हुए हैं। और बिचौलिया के माध्यम से जो है समाज को तोड़ दिया गया है। कानून की जो बनाया जाता है कुछ दूसरा उद्देश्य से बनाया जाता है, लेकिन उसको दुरुपयोग लोग कर देते हैं। इस तरीके से जो है समाज के तोड़ने के लिए जो धूर्त जो कहते हैं, वो बिचौलिया के रूप में काम करते हैं। और वो हर जगह विवादित पैदा करके अपना मतलब को साध लेते हैं। इस तरीके से पूरा समाज को जो है बिखरा दिए हैं। बा, बाप बेटा में, सास पुतोह में, अपना जाति समाज में, गांव समाज में, मतलब हर जगह बिचौलिया, हर जगह जो है धूर्त लोग ढूक करके और समाज को तितर बितर कर दिए। अब जैसे मान लिया जाए कि एक जनरल आदमी को आदिवासी मार रहा है, उसके लिए वो छूट है। और अगर एक जनरल आदिवासी को केवल कह दे कि तुम फलना जाति के हो, तुम आदिवासी हो, तो जेल चला जाएगा। और जेल भेजने वाले वही बिचौलिया हो जाते हैं कि तुमको इसे कह दिया, तुम अब जाओ। इस तरीके से समाज को बर्बाद कर दिया गया है। सबसे निचला पीढ़ी गांव समाज। गांव समाज अगर दबदबा बना ले, जैसे आदरणीय बजरंग मुनि जी बोलते हैं कि समाज बहिष्कार कर सकता है। जब बहिष्कार करेंगे तो सब जो है अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके साथ बोला चाली रहन सहन जब दूर हो जाएगा तो अपने आप उसको लगेगा कि हम बेकार हैं, है ना। तो कानून से ठीक नहीं किया जा सकता है। समाज द्वारा जो है, गांव समाज हो, ग्राम सभा के माध्यम से हर सिस्टम को धीरे 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 जो है आगे की ओर बढ़ाया जा सकता है, जो सुधार की ओर जा सकता है। मैं अपना शब्द को ही समाप्त करता हूँ। सभी को नमस्कार। जी विपिन जी बताइए। ब्रजेश जी, पॉइंट 3 और पॉइंट 4 पे अपनी बात मैं रखना चाहता हूँ। देखिए, एक तो इस बात पे मैं तो एकदम सहमत हूं कि अ, कानून के द्वारा समाज का सुधार, पूरा सुधार संभव नहीं है। कुछ एक पॉइंट पे सुधार हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन कानून के द्वारा समाज का सुधार संभव नहीं है, इससे मैं तो पूरा सहमत हूँ। और जो भी राज्य है, राज्य जो कर रहा है
कि सामाजिक समस्याएं जो भी हैं, वो असमानता हो, छुआछूत हो, या अन्य अन्य जितने भी हैं, इसका संवैधानिक प्रयास करना एक हिसाब से धूर्तता है। क्योंकि ये कभी सफल होने वाला नहीं है। सिर्फ ये इस्तेमाल किया जाता है वोट बैंक के लिए और लुभाने के लिए लोगों को। और वो भी नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को जिसके जिसके लिए बात हो रही है। उनको समझना चाहिए कि कमियां समाज की हैं और समय के साथ समाज इसको सुधार लेता है, सुधार कर लेता है। समाज में ही ऐसे लोग उठ खड़े होते हैं जो लोगों से निवेदन करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और सामाजिक बुराइयां दूर हो जाती हैं। लोग अब खड़े इसलिए नहीं हो रहे हैं, जो भी खड़े हो रहे हैं वो राज्य प्रायोजित है। समाज की बुराइयों पे काम करने वाले लोग या तमाम एनजीओ सामाजिक बुराइयों पे काम कर रहा है, वो सब राज्य प्रायोजित है अपने धन के लिए और अपने अ, राज्य के द्वारा सम्मान के लिए, और राज्य से थोड़ी बहुत शक्ति उनको मिलती रहे इसलिए वो लोग लगे हुए हैं समाज सुधार पे। बाकी कोई मतलब नहीं है उनका। वो लोग तो समाज में सुधार के नाम पे विघटन पैदा कर रहे हैं, समाज को और असंतुलित बना दे रहे हैं। देखिए ये तो भाई अनैतिक कार्य समाज में, समाज ही अनैतिक कार्य को बढ़ावा दे रहा है। आप देखेंगे जितने भी अनैतिक कार्य हैं सबको समाज ही बढ़ावा दे रहा है। जिस समाज की जिम्मेदारी थी अनैतिक कार्य को रोकना, वह समाज बढ़ावा दे रहा है। जब आप गलती करेंगे तो दूसरा उस गलती का लाभ उठाने के लिए तैयार रहता है। तो राज्य को तो हर जगह हस्तक्षेप करना था, गुलाम बनाना था। तो समाज के लोगों ने ये गलती की और राज्य ने लपक लिया कि भाई देखिए अ, ऐसे अनैतिक कार्यों को जिम्मेदारी मेरी है, इसमें सुधार मैं करवाऊंगा। सुधार करने का ठेका जब राज्य ने ले लिया तो समाज ने कहा ठीक है भाई, हमारा काम, समाज ने कहा ठीक है हम तो वोट देने तक सीमित रहेंगे, बाकी राज्य के भरोसे हैं। जो भी समाज की बुराइयां होंगी, राज्य जिसमें कानून बना। जैसे अभी देखिए, जो अभी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि सामाजिक बुराइयां हैं, इसके लिए हम लोग प्रयास करें, हम लोग समाज में इसको उठाएं। कुछ बातें, सामाजिक बुराइयों से कोई घटनाएं घट जाती हैं तो लोग धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। सरकार को इसमें कानून बनाना चाहिए और कठोर कानून बनाना चाहिए, कानून है तो और कठोर कर देना चाहिए। इन सब की मांग मांग उठाते हैं। ये मांगे प्रायोजित तो होती ही हैं, बहुत सारे लोग एजेंट राज्य के काम कर रहे हैं समाज में। समाज के बीच से ही वहां नेता पहुंचे हैं, एजेंट पहुंचे हुए हैं, सब अपना चल रहा है। समाज एक हिसाब से भूल ही गया कि हम अपने आप को कैसे, जैसे होता है ना कि जैसे शरीर है, शरीर में कुछ बहुत सारी सी चीजें होती हैं, शरीर अपने आप उसको ठीक कर लेता है। जब नहीं ठीक कर पाता है तभी वो कहता है कि मेरे बस का नहीं, अब इसके लिए अब डॉक्टर के पास चलो। तो समाज अपनी शक्ति को भूल गया है और अपने आनंद में, अपने भोग विलास में और अपने जो है मतलब अपने स्व स्व स्वार्थ, मतलब स्व तक सीमित हो गया है। उसको और कोई मतलब है नहीं। ठीक है, आप हम, सॉल्व करिए आप। ठीक है बाबूजी, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के कोई साथी अपनी बात रखना चाहेंगे? पवनजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर ज्ञानेंद्र जी खाली हो तो भी बोल सकते हैं। मंगला
प्रसाद जी, माता प्रसाद कौरव जी, ज्ञानेंद्र जी, आचार्य जी, श्रीकांत जी, कोई भी अपनी बात रखें। भाई साहब मैं ट्रेन में हूँ। मुझे लग रहा है कि बहुत सारी आवाज जाएगी। नहीं नहीं, ठीक है। हाँ। वो नेटवर्क भी बार बार डिस्कनेक्ट होगा। जी 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 जी। कोई साथी? जी भैया जी नमस्कार। नमस्ते माता प्रसाद जी, बताइए। जी भैया जी, सबसे बड़ी भूमिका जितने भी पांचों बिंदु हैं इनमें समाज कहीं है ही नहीं। अगर समाज जैसी कोई इकाई वर्तमान में कार्यरत होती तो ये परिस्थिति उत्पन्न ही ना होती। अब आज जो समाज है वो एक समाज दिखता है, नेतृत्व करने वाला विधायिका में या हमारी संसद है, विधायक हैं, उनमें एक समाज है, न्यायाधीश हैं उनका एक समाज है। वो अपने स्वहित के लिए जो भी आम जनता के ऊपर जितने भी नियम बनाए जा सकते हैं, उनके निजी मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है, उतने अधिकतम कानून बनाने की कोशिश करते हैं और उनसे लाभ लेने का प्रयास करते हैं। तो सबसे जो आज व्यवस्था है, माने वित्त आधारित हमारी जीवन व्यवस्था, ये इसका मूल है, बहुत बड़ा कारण। क्योंकि व्यक्ति वित्त की तरह वित्त को प्रधानता दे दी गई है, जबकि होना चाहिए मानवीय मूल्यों की प्रधानता। केवल एक पक्ष को लिया, वित्त प्रमुख है लेकिन उतना भी नहीं है जीवन के लिए जितने अन्य चीजें उपयोगी हैं। तो अन्य चीजों का तो ध्यान रखा ही नहीं जा रहा है कि हमारे जीवन मूल्यों को बनाए रखने के लिए हमारी संस्कृति का संवर्धन कैसे हो, इस पर ध्यान दे ही नहीं रहा है। क्योंकि समाज है ही नहीं, समाज का अस्तित्व ही इस समय खतरे में है। समाज होता तो समाज की इकाई परिवार मजबूत होगा, और परिवार मजबूत होता तो उसकी इकाई व्यक्ति, और व्यक्ति जब मजबूत होता है तो उसकी संतान निश्चित रूप से सुसंस्कारी और सभ्य जीवन यापन करने का तरीका सीख लेती है। क्योंकि ये पेरेंट्स और समाज का दायित्व है कि वो आने वाली पीढ़ी को सभ्य बनाए, संस्कारी और अपने सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व को उन्हें बताए। तो ना तो अब समाज ही नहीं है, तो हमारी जो नवेली पीढ़ी है उसको हमारे समृद्ध संस्कृति का भान कौन करवाए, उसके मूल्यों को कौन समझाए कि ये अमूल्य धरोहर है हमारे पूर्वजों की। तो सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे समाज का छिन्न भिन्न होना। अनैतिक कार्य तो होंगे ही, क्योंकि समाज है ही नहीं, तो उन्हें रोकेगा कौन। जब समाज होता तो अनैतिक कार्य करने से व्यक्ति डरता था, क्योंकि समाज की एक अगर कोई भी अनैतिक कार्य करता तो उससे सजा मिलती थी, समाज के द्वारा दी जाती थी, जिससे उनमें भय रहता था। अपने स्वाभिमान को बचाए रखने की जद्दोजहद व्यक्ति करता था कि समाज में उसका जो स्थान है उसमें उसकी अवनति ना हो, उत्तरोत्तर अपने नैतिक मूल्यों में वृद्धि करता जाए, उसकी साख बनी रहे। आजकल साख को तो भूल ही गए हैं लोग कि क्रेडिट होती क्या है। केवल बैंक अकाउंट की क्रेडिट देखी जाती है कि हमारे बैंक में इतना पैसा है, बैंक में हमारी इतनी क्रेडिट है, हम कितना भी उधार ले सकते हैं साहूकार के यहाँ से। जो नैतिक मूल्यों की क्रेडिट थी वो तो कहीं आज है ही नहीं। आदमी कितना भी चारित्रिक पतन हो जाए, लेकिन उस समाज के द्वारा नहीं तो जरा सा भी कलंक अगर चरित्र पर किसी के उंगली उठती थी तो व्यक्ति का जीवन खतरे में आ जाता था कि भाई हमारे जीने का
मकसद क्या है। आज चरित्र को प्रधानता है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो नेतृत्व करने वाली शाखाएं हैं, जैसे राजनीतिक शाखा है, सबसे बड़ी तो वही है, न्यायाधीश हैं, ये सब के सब चरित्रहीन हो गए हैं। तो वो समाज को क्या संदेश देंगे, क्योंकि व्यक्ति किसी न किसी के चरित्र का अनुसरण करता है। तो जब हमारे नेतृत्व करने वाले या जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं उनका ही कोई चरित्र नहीं है, तो हमारा आने वाली पीढ़ी किसका अनुसरण करेगी। जैसा उनका चरित्र है वैसा अनुसरण करेगी। इसलिए अव्यवस्थाएं, अनैतिकता, अराजकता, अपराध, ये सारी चीजें समाज में व्याप्त रहेंगी रहेंगी। इसके लिए हमें उपाय एक ही है कि हम समाज का पुनर्विन्यास करें और समाज में नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि करने के लिए प्रयास करते रहें, जो कि हमारी जो महासंस्थान है वो निरंतर प्रयासरत है। बाबा का मार्गदर्शन दिशा दे रहा है आगे। और भाईजन, मेरी बात यहीं समाप्त होती है। भाई लोग अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। सभी बंधुओं को नमस्कार। नमस्कार पवन जी। देखिए, मेरा मानना यह है, सरकार जो है वो अपने सत्ता को संभालने के लिए ही कार्य करती, और उसका वही कार्य, सरकार सत्ता को अपने बचाए रखे और बाहरी दबाव से बचे रहे, विदेशी आतताइयों से देश की सुरक्षा कर सके। बाकी का काम जो कुछ भी है समाज के लिए, उसको समाज को खुद ही करना पड़ेगा। हमारी व्यवस्थाओं को जो मिट गई हैं उनको फिर से पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। हम सरकार के भरोसे बैठ नहीं सकते। अपनी व्यवस्थाओं का यदि हम खुद निर्माण नहीं करेंगे तो कोई दूसरे की व्यवस्था मेरे लिए बहुत उपयोगी नहीं सिद्ध हो सकती। थोड़े बहुत कार्य हो सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं सिद्ध होते। इसलिए समाज को अपनी संरचना फिर से गढ़ना पड़ेगा, और जब तक समाज की संरचना नहीं होगी, सामाजिक व्यवस्था नहीं होगी, तब तक समाज कुछ भी नहीं कर पाएगा। बिना व्यवस्था के कोई कार्य नहीं हो सकता, और व्यवस्था को मानना पड़ेगा। व्यवस्थाओं में बड़े दोष निकाले जाते हैं, लेकिन कुछ भी हो, दोषपूर्ण ही क्यों ना हो, लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए। सामाजिक व्यवस्था एक रहनी चाहिए। जब समाज की अपनी व्यवस्था होगी तो समाज के हित के कार्य, सामाजिक सरोकार के कार्य समाज खुद करेगा। उसमें सरकार से कोई उम्मीद करना बहुत ही नाकाफी है और बहुत ही मुश्किल कि सरकार कुछ करे, क्योंकि सरकार को अपनी सरकार बचाने में और बाहरी लोगों से खुद को बचाना है और देश को बचाना है। यही उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। बताइए, किसी को बोलना है कुछ? बाबू जी, आप रख दीजिए अगर कोई नहीं बोल रहा है तो। ठीक है। देखिए, माता प्रसाद जी ने भी एक प्रश्न उठाया, पवनजय जी ने भी एक प्रश्न उठाया। दोनों प्रश्न लगभग एक ही प्रकार के हैं कि समाज का कोई ढांचा दिख नहीं रहा है।
बात तो बिल्कुल सही है। वर्तमान समय में समाज नाम की चीज को राज्य ने अस्वीकार कर दिया है कि समाज का कोई अस्तित्व है, क्योंकि हमारी जो राज्य व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज को सिर्फ नियुक्त करने का अधिकार है, समाज को नियंत्रण का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम 5 वर्ष में एक बार वोट दे सकते हैं, बस। अब ऐसी जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में समाज और राज्य, इन दोनों का अलग अलग अस्तित्व बने और यह अस्तित्व राज्य भी स्वीकार करे, यह बहुत कठिन कार्य है। लेकिन इसके अलावा तो कोई उपाय भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि राज्य के अस्तित्व की शुरुआत होनी चाहिए समाज के अस्तित्व की, और राज्य द्वारा उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। इसलिए अब हम लोगों को 2 अलग अलग दिशाओं में कार्य करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। राज्य कमजोरीकरण, समाज सशक्तिकरण। समाज को धीरे धीरे एक स्वरूप दिया जाए, तो ये स्वरूप कहाँ से देंगे हम? शुरुआत तो परिवार सशक्तिकरण से ही होगी। तो परिवार रूपी एक समाज का स्वरूप बने, परिवार मिलकर के गांव का स्वरूप बनाए, और इस तरह धीरे 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 5-10 वर्षों में एक राष्ट्रीय समाज, जिसको हम लोग अपनी भाषा में, कानूनी भाषा में कहते हैं राष्ट्र सभा, तो राष्ट्र सभा बने। पहले राष्ट्र सभा बने, फिर परिवार बने, ये कठिन कार्य है, संभव नहीं है। समाज की संरचना तो नीचे से ही करनी पड़ेगी हम लोगों को। इसलिए हम लोग परिवार सभा से राष्ट्र सभा तक एक सामाजिक स्वरूप बनाएंगे। साथ में जैसे जैसे हम मजबूत होते जाएंगे, वैसे वैसे हम राज्य की जो सारी शक्तियां केंद्रित है, उन शक्तियों से हम या तो उनसे लेते जाएंगे और या कोई तरीका खोजेंगे कि वो देने के लिए मजबूर हो जाए। ये एक आप लोगों का जो प्रश्न आया, वह बात मैंने आपके सामने रख दी है। आज की चर्चा के विषय में आज का जो कोटेशन है 5220, इसमें एक उस कोटेशन में एक महत्वपूर्ण बात और कही गई है कि राज्य हमेशा भावनात्मक मुद्दों को आगे उछालता है, वैचारिक मुद्दों को ढकेल देता है पीछे। कभी आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी राजनीतिक दल कभी भी वैचारिक मुद्दों पर चर्चा करे। जब वो चर्चा करेंगे तो भावनात्मक मुद्दों पर। और हमारे लोग भी, जिनको हम अपना धर्मगुरु मानते हैं, या अन्य हमारे जो लोग हैं, ये सारे लोग भी भावनात्मक मुद्दों को तो चर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको जैसे एक बात केवल ये बता दूं कि मैं प्रतिदिन प्रातःकाल
वैचारिक मुद्दे पर लिखता हूं और सायंकाल राजनीतिक मुद्दे पर लिखता हूं। दोपहर में दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है। प्रतिदिन जो मैं वैचारिक मुद्दे पर लिखता हूं उसको पढ़ने वाले, लाइक करने वालों की संख्या 10 से ज्यादा तो कभी जाती ही नहीं है। कभी 2 लोग उसको पढ़ेंगे, कभी 5 पढ़ लेंगे, कभी 10 पढ़ लेंगे वैचारिक मुद्दे पर। अब शाम को जो लिखता हूं राजनीतिक मुद्दे पर, तो उसमें पढ़ने वालों की संख्या औसत 60, 70, 100 हो जाती है। और ये रोज का क्रम मैं आपको बता रहा हूं। तो आज समाज का ऐसा ढांचा बन गया है, और बन क्या गया है, बना दिया गया है कि वैचारिक मुद्दों पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। भावनात्मक मुद्दे सब पसंद करते हैं। एक हम लोगों ने संसद बनाई, और संसद का कार्य क्या था कि वहां विचार मंथन करके और कोई नीति बनावे। संसद का काम था नीति बनाना। अब संसद करती क्या है? मछली बाजार से अतिरिक्त संसद की कोई भूमिका नहीं है। वहां हल्ला होगा, झगड़ा होगा, गाली गलौज होगा, 25 तरह का नाटकबाजी छोड़कर संसद में कुछ होता ही नहीं है। अब आप ये विचार करिए कि जिस संसद को हमने वैचारिक धरातल का केंद्र बनाया था, उस संसद में विचार छोड़ करके सब होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पार्लियामेंट के लोग भी जानते हैं कि जनता भावना प्रधान है, और जनता को भावनात्मक मुद्दों पर ही मोबिलाइज किया जा सकता है, अपने साथ इकट्ठा किया जा सकता है। वैचारिक मुद्दों पर इकट्ठा ही नहीं होंगे। और इसलिए वहां सब तरह का, सोचिए जरा, हमारे सांसद रोज प्रतिदिन कहीं ना कहीं जुलूस निकालते हैं, कानून तोड़ते हैं, सब करते हैं। तो हमारी एक इकाई, जिनको हम अपना सांसद मानते हैं, नेता मानते हैं, उसका काम है रोज कानून तोड़ना। और दूसरी इकाई पुलिस वालों का काम है उनको रोकना, रोज और पूरे देश भर में। हमारी कितनी शक्ति अनावश्यक खर्च हो रही है इसमें। तोड़ने वाले भी हमारे लोकतंत्र के ही एक इकाई है, और रोकने वाले भी एक इकाई है, और दोनों हमारी एक ही इकाई के भाग हैं। हमारे शरीर का एक भाग, मारने का एक हाथ जो है उसको मारने का जिम्मा है, और एक हाथ को बचाने का जिम्मा है, और ये दोनों हमारे शरीर के हिस्से हैं। तब आप ये सोचिए कि ये शरीर कैसे चलेगा, क्योंकि शरीर का ही एक भाग मार रहा है, एक भाग बचा रहा है। तो क्या इस स्थिति को कहीं टाला जा सकता है? ये भावनात्मक मुद्दों को लगातार धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर, जब मन तब बंगाल के नाम पर, तो कोई महाराष्ट्र के नाम पर, तो कोई और किसी नाम पर, सब बिना मतलब के, कोई महिला और पुरुष के नाम पर,
अन्य अनेक प्रकार के भावनात्मक मुद्दों को उछालकर टकराव पैदा किया जाता है। एक बात और आपको बता दें कि जो हमारी विधायिका है, विधायिका का सिर्फ काम लोकतंत्र में होता है नीति निर्धारण। विधायिका का को कार्यपालिका का कोई अधिकार नहीं देना चाहिए था, क्योंकि विधायिका नीति बनाती है और कार्यपालिका क्रियान्वित करती है। यही तो लोकतंत्र है। दुर्भाग्य से विधायिका कार्यपालिका में दखल देने लग गई। हर सांसद, विधायक, इनका कार्यपालिका पर इतना प्रभाव हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं संवैधानिक स्वरूप में न्यायपालिका को अलग किया गया बाद में। पहले न्यायपालिका भी अलग नहीं थी। सबको याद है सन शायद 65-70 तक न्यायपालिका की भूमिका भी अलग नहीं थी। सब एसडीओ वगैरह, तहसीलदार वगैरह सब न्यायाधीश भी थे। बाद में अलग हुआ। उसी तरह कार्यपालिका और विधायिका को भी अलग अलग होना चाहिए था। हम लोग जो नया स्वरूप बनाएंगे व्यवस्था का, उसमें कार्यपालिका और विधायिका को बिल्कुल अलग अलग कर देंगे। कोई संसद का कोई भी आदमी कार्यपालिका में नहीं जा सकता है। इस तरह की एक व्यवस्था हम लोग को सोचनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। फिर एक इसी कोटेशन में है कि हमने स्वतंत्रता की जगह समानता को संविधान में डाल दिया। बेमतलब की बात थी। स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का दायित्व है, लेकिन राज्य, एकदम पवनजय जी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है कि राज्य केवल एक ही काम करता है कि किसी तरह से अपनी सत्ता को बनाए रखा जाए। सत्ता को बनाए रखने में पक्ष विपक्ष सब एक हो जाएंगे, कहीं उनमें कोई झगड़ा नहीं रहेगा। तो उनका एक ही उद्देश्य हो गया है, सिर्फ सत्ता को बनाए रखना। इस स्थिति को भाई कौन समझेगा? तंत्र तो इसको समझेगा नहीं। तो समझना तो पड़ेगा इस स्थिति को कि लोग को ही समानता हो ही नहीं सकती। हम किसी के प्रति समानता का व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरे को बाध्य नहीं कर सकते जो सबके साथ समानता का व्यवहार करे। क्योंकि दुनिया में कोई दो व्यक्ति समान होते ही नहीं है। ये समानता समानता शब्द का जो दुरुपयोग किया गया, ये भी एक बहुत घातक है। एक इस कोटेशन में महत्वपूर्ण बात आई है कि राज्य हमेशा समाज के जितने लोग हैं 140 करोड़ व्यक्ति, इनको बिल्लियों के समान समझता है और अपने को बंदर मानता है। राज्य हमेशा अपने को सुपीरियर समझता है। तो हम लोगों को, अब 140 करोड़ लोग हैं, तो बंदर करता क्या है? बंदर 3 प्रकार के कार्य करता है, क्योंकि लोकतंत्र है। तानाशाही अगर होती तो बंदर को कोई नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोकतंत्र में बंदर कुछ कमाता तो है नहीं, काम धंधा खेती तो करता नहीं है, तो राज्य कुछ नहीं करता है।
राज्य अपना पेट भरने के लिए बिल्लियों के बीच में झगड़ा कराता है। बस केवल एक ही काम है। तो काम क्या है इसका? पहला काम यह है कि बिल्लियों की रोटी कभी बराबर ना हो। अगर बिल्लियों की रोटी बराबर हो जाएगी तो राज्य भूखे मर जाएगा। तो बिना लड़ाई भिड़ाई के कराए तो राज्य जिंदा ही नहीं रहेगा, रोटी कैसे खाएगा? तो पहला है कि बिल्लियों की रोटी कभी बराबर ना हो। दूसरा कि बिल्लियां बिल्लियां हमेशा असंतुष्ट रहें। मतलब अमीर और गरीब के बीच में अगर झगड़ा नहीं कराया जाएगा तो बंदर भूखा मर जाएगा। तो अगर किसी की रोटी छोटी है और किसी की बड़ी है, और छोटी रोटी वाले ने कह दिया कि ठीक है, जहाँ कोई बात नहीं है, हम लोग समझ लेंगे दोनों, तो बंदर झगड़ा कराएगा। तेरे घर के बगल में जो ऊंचा वाला महल बना हुआ है, वह उस महल की छाया तुम्हारे घर में रुक रही है, हवा नहीं आ पा रही है, सूर्य की रोशनी नहीं आ पा रही है। ये जब तक ये घर गिराया नहीं जाएगा तब तक तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। धीरे 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 उस झोपड़ी वाली बिल्ली को रोज समझाते 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 बस दोनों के बीच में झगड़ा कराना है। ये बंदर हमेशा करता है। और एक तीसरा काम और करता है कि बंदर कभी रोटी को बराबर तो नहीं होने देता है, लेकिन रोटी को बराबर करने में निरंतर सक्रिय रहता है। सन 47 से लेकर आज तक गरीबी हटाओ का नारा आज भी गरीबी हटा रहे हैं। अब 70 साल में नहीं हटी, 75 साल में नहीं हटी, 100 साल में नहीं हटेगी, 500 साल में नहीं हटेगी। क्योंकि इनको तो लड़ा भिड़ा करके खाली काट करके खाना है। यह जो एक मुद्दा है इस कोटेशन में 5220 में, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि राज्य हमेशा इस दिशा में हमेशा ही प्रयत्नशील रहता है। अब आप एक बात सोचिए कि अगर आज की घटना पर हम लोग सोचें, भाई एक बात सोचिए कि अभी जो ये सोनम या क्या नाम है उसका, उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अब जब उसने अपराध स्वीकार कर लिया और सारे सबूत उसने दे दिए, तो न्यायालय में इतने फिर सबूत खोजने की जरूरत क्या है? न्यायालय को सबसे पहले यह बात उसी से पूछनी चाहिए, सोनम से ही, कि क्या तुमने ये अपराध दिया है, क्या तुमने ये टांगा खरीदा है? वो कह देगी कि हाँ ये टांगा मैंने खरीदा है, तब आपको गवाही की क्या जरूरत है फिर कि टांगा किस दुकान से खरीदा? दुकानदार को बुलाओ, किसके सामने जब्त हुआ? अरे जब्त करने की क्या जरूरत है? जब्त तो हो ही गया, उसने स्वीकार कर लिया कि ये टांगा मैंने खरीदा था, इसी से मैंने मारा, झगड़ा खत्म। लेकिन ये अब नाटकबाजी करेंगे, चलेगा 5 साल 10 साल 20 साल इसी तरह से चलता रहेगा और हराम का खाते रहेंगे। बस ये सारे हराम का खाने के लिए इतना
इतनी न्यायिक प्रक्रिया, लंबी न्यायिक प्रक्रिया जो भी बनाते हैं, ये सब हराम का खाने के लिए बनाते हैं। इनको कुछ करना तो है नहीं, मेहनत करना नहीं है, बस मुफ्त का खाना है, टैक्स बढ़ाते जाना है, अपना वेतन बढ़ाते जाना है। आज मैंने सुना है कि कहीं का उच्च न्यायालय 5,000 चपरासी भर्ती कर रहे हैं न्यायपालिका में। 5,000 चपरासी और भर्ती किए जाएंगे और प्रत्येक चपरासी को 50,000 रुपया महीना वेतन मिलेगा। अब आश्चर्य की बात है कि चपरासी को 10वीं पास होना चाहिए, 50,000 वेतन मिलेगा, महीने में 20 दिन का भी काम नहीं है, 17-18 दिन कुल काम ही करना है उसको। ये सब हराम का खाने का तरीका खोज रहे हैं सब के सब। और इसका कारण यही है कि कोई सामाजिक शक्ति ऐसी नहीं आ रही है जो सामाजिक शक्ति राजनीति निरपेक्ष रूप से इनको चुनौती दे सके। क्योंकि जो चुनौती देने वाला कोई खड़ा भी हो रहा है तो वह सत्ता में जाना चाहता है, और सत्ता में जाना चाहता है तो वो उसी तरह चाहता है। अभी तक हमारे साथ में काम करने वाले जो भी लोग मैंने देखा कि कुछ अब अच्छे अच्छे लोग, कहीं भी वो ये नहीं चाहते हैं वो राजनीतिक दल बनाकर और किसी तरह सत्ता में जाना चाहते हैं। वो यह नहीं चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो, वो ये नहीं चाहते हैं कि संविधान मुक्त हो जाए तंत्र से, नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये इसी तरह संविधान रहे, क्योंकि अगर संविधान मुक्त हो जाएगा तो इनके पास क्या बचेगा, काहे को लड़ेंगे। लोग पूछते हैं कि भाई अगर हम इतना संघर्ष करेंगे तो हमको क्या लाभ होगा। क्या स्वतंत्रता के पहले लाभ के लिए सब लोग संघर्ष कर रहे थे? ये बड़ी विचित्र स्थिति है हमारे सामने। इसलिए हम लोगों को इस विषय पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि नीति निर्धारण और क्रियान्वयन, कार्यपालिका और विधायिका को बिल्कुल अलग अलग कर दिया जाए और भावनात्मक मुद्दों को हम लोग कम से कम, बाकी लोग तो देखिए उनका तो धंधा है, आप यह मान करके चलिए कि 99% राजनेता सिर्फ नेतागिरी का व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी लेना देना समाज सेवा से नहीं है, शुद्ध व्यापार कर रहे हैं। आपको एक लाइन की कहानी बता के, आपको कहानी नहीं घटना बता देता हूं मैं, घटना बता के समाप्त कर दूंगा कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने दोबारा, तो हमको खूब मानते थे, बहुत ज्यादा अति मानते थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुनि जी आपको एक ठो सलाह आप दीजिए केवल कि मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं, एक कार्य कि मेरा नाम अमर हो जाए। तो मैंने उनको बताया कि अगर ऐसा करना है तो आप केवल एक काम करिए कि आप विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करिए कि अब मुख्यमंत्री को चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री नहीं कहा जाएगा, भविष्य में उसको मुख्य सेवक कहा जाएगा। यह प्रस्ताव पारित करिए।
कहा नहीं, इसको छोड़ करके बताइए, हम कह जाइए जो आपको करना हो उसको करिए, मैं अब कुछ नहीं बताऊंगा। बड़ी मामूली सी बात मैंने, और सब नेता, मोदी जी सहित सब अपने को कहेंगे सेवक। क्यों नहीं ये लोग संसद में पास कर देते हैं कि सेवक कहा जाएगा, तो वहां वो कहेंगे अपने को शासक, गवर्नमेंट, और इधर पब्लिक में कहेंगे कि हम सेवक हैं। तो राजनीति में कहीं सेवा फेवा तो है ही नहीं, ये तो पूरा का पूरा बिजनेस हो गया है। ये मैंने आपके सामने कुछ बात कही है। अब आप लोग, अभी काफी समय है, अब आप फिर से अपनी बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी होगा वो करिए। किसी साथी का कोई प्रश्न है या कोई बात रखना चाहे तो रख सकते हैं। अभी तो कई लोग अपनी बात में, या कोई दोबारा भी रखना चाहे तो दोबारा भी रखिए, कोई बात नहीं। मंगला प्रसाद जी जुड़े तो थे एक बार। जी बाबूजी डिस्कनेक्ट हो गए। मेरा भी स्विच ऑफ हो गया था आज बाबा जी, जुड़ नहीं सका। जी बताइए कोई कुछ। विपिन को हम बीच में रोके थे, अगर विपिन कुछ बोलना चाहें या पूछना चाहें तो बताइएगा। विपिन है जुड़े हुए? जी बाबूजी विपिन जी हैं। उनको अगर कोई बात, क्योंकि उनको बीच में हम टोक दिए थे ना। जी जी मनोज जी अगर कुछ कहना चाहें तो मनोज जी भी कह सकते हैं। चलिए, कोई सुनील देव जी को अगर कुछ, अभी कुल मिला के आपके पास 10 मिनट है। प्रणाम बाबा। प्रणाम भाई। जी कोई आचार्य बात? जी। हाँ। जैसे आपने जो बात रखी है विस्तार पूर्वक, लगभग समस्याएं और उसका समाधान बहुत सरल बताया है, लेकिन यह दो बातें बाबा निकल कर के आ रही हैं, और जो आपके बातों से ही सिद्ध हुआ कि राज्य अपनी शक्ति कमजोर नहीं करना चाहेगा, और समाज का कोई भी स्वरूप या ढांचा जो है बना हुआ नहीं है, वो टुकड़ों में बटा हुआ है। और जैसा कि एक बड़ा अपराधी होता है, उसके नीचे छोटे अपराधी होते हैं, या फिर इसको ऐसे समझे एक बड़ा ठेकेदार होता है, फिर उसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे ठेकेदार होते हैं। तो इसी तरह से जो राजनीतिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं या जो राज्य का पक्ष राजनीतिक रूप से लेते हैं, जो उससे लाभ उठाते हैं, वो समाज में फैले हुए हैं और वो उसे तोड़े हुए हैं, और जो बड़े नेता हैं उनके पक्ष में जाके खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में समाज का जो कार्य है, समाज को एकजुटता के रूप में, क्योंकि यहाँ दो तीन बातें और निकल करके आती हैं। यदि एक एक व्यक्ति से मिला जाए तो हजारों साल लग जाएंगे, चार चार छह छह व्यक्ति से मिला जाए तो भी सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। मैं समझ रहा हूं बहुत ज्यादा गति के साथ यदि ये कार्य विचार समाज में पहुंचे तब भी 10-20 साल लग जाएंगे। तो क्या जो सामाजिक ढांचा है या सामाजिक संरचना है, एक तो ये
बात मैं समझता हूं कि जो आपने बताई है, क्योंकि लगभग लगभग मैं मंच से जो है वो आपकी बात को रखता हूं उसी तरह से। तो एक तरफ समाज ये भी समझता है कि नहीं नहीं, आप तो संविधान की वो कर रहे हैं, संविधान को आप लोकतंत्र को गलत ठहरा रहे हैं। एक पक्ष होता है जो बारीकी से थोड़ा समझता है और कहता है कि बात तो ठीक है भाई, ये कोई व्यापार नहीं कर रहे, कोई खेती नहीं कर रहे और माल मार रहा है, हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं और टैक्स देते रहते हैं और समस्याओं का कभी समाधान नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में एक जो सामाजिक स्वरूप है, मेरा कहने का मतलब यह है, इसको कैसे बीच का माध्यम निकाला जाए जिससे वो सहमति के आधार पर और जो दलाल टाइप के लोग हैं उनका एक प्रकार से बहिष्कार कर पाए समाज। दूसरी बात, एक प्रश्न तो ये हो गया, दूसरा ये कि नेताओं पर कैसे थोड़ा दबाव बने जो वो इस बात को अपने मंचों से या कहीं ना कहीं संसद में, विधायिका में इस चर्चा को विषय बनाए, या वो मजबूर हो जाएं कि भाई ये चर्चा हम नहीं करेंगे तो अब समाज जो है वो हमारा बहिष्कार कर रहा है, हमें गांव में नहीं घुसने देगा या वो, तो हमें कुछ जो है इस ओर बढ़ना चाहिए। तो दोनों को कैसे, समाज को जो आपने बात कही, कैसे मजबूत किया जाए और राज्य को कैसे कमजोर किया जाए? जी ठीक है, आपने जो प्रश्न किया है यही प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं जी कि आप बताइए इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर आप कीजिए। मेरा आपका चिंतन है। दूसरी बात ये, आपने बहुत लंबा समय रिसर्च किया है समाज व्यवस्था पर। आपके प्रश्न का कोई उत्तर है ही नहीं। जी ये जो आपने प्रश्न किया है, इस प्रश्न का अगर उत्तर मिल गया होता जी तो अब तक सब हल हो जाता। जी सवाल ये है, देखिए एक सिद्धांत आपको बताता हूं। एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वह झूठ सच बन जाता है समाज में। ठीक है। एक सच को अगर आप 10 बार बोलेंगे तो झूठ बाहर हो जाएगा, सच जिंदा हो जाएगा। जी ये सिद्धांत यही है। सच कभी 100 बार में नहीं स्थापित होता है, 10 बार में, 5 बार में ही सत्य स्थापित हो जाएगा। सवाल ये है कि यह 5 बार भी तो बोलने वाले कोई हो। जी 100 बार झूठ को 100 बार रिपीट करने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सत्य को 5 बार बोलने वाले आपको नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों का कार्य क्या है? हम लोग सत्य को बार बार चर्चा में लाकर ऐसे लोगों को, 10 लोगों को तैयार करें कि जो उस सत्य को रिपीट करना सीख लें। आप ये सोचिए कि कहाँ दुनिया भर से महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, और हमारे बाबा रामदेव भी महिला सशक्तिकरण, मोदी जी भी महिला सशक्तिकरण, योगी आदित्यनाथ भी महिला सशक्तिकरण। तो समाज इसमें महिला सशक्तिकरण को अगर सही नहीं समझेगा तो क्या समझेगा, जब जी इतने बड़े बड़े लोग ही उस बात को कह रहे हैं। आप ये सोचिए कि हर आदमी ये कह रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई घट रही है, यह बात कहने वाले तो 5 भी लोग नहीं हैं अभी। तो हम लोग जब चर्चा के माध्यम से एक ऐसा ग्रुप बना लेंगे
100 लोगों का, 50 लोगों का एक ग्रुप अगर ऐसा बन जाएगा जो सत्य को सत्य कहने की हिम्मत करेगा, सत्य स्थापित हो जाएगा। उनकी 1000 की ताकत के सामने हमारे 100 की ताकत बहुत मजबूत होगी, ये आप मान करके चलिए। लेकिन अब हमारी 100 की ताकत तो बने, शुरुआत तो हो। जी एक बात आपको और मैं अंत में ये बता दूं कि मैंने 60, 65 साल, 70 साल बहुत लोगों को समझाया कि कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य बढ़ना चाहिए, लेकिन 70 साल में मैं एक आदमी को भी नहीं समझा सका। बड़ी मुश्किल से बहुत चर्चा बहस करने के बाद एक सबसे शुरुआत में समझे नरेंद्र जी, बड़ी चर्चा करने के बाद सबसे पहले समझे नरेंद्र जी, उसके बाद आचार्य पंकज समझ गए कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अब इस बात को समझने वालों की संख्या हम लोगों के बीच में भी 8-10 हो गई। 70 साल से एक आदमी नहीं तैयार हुआ, और पिछले 7-8 वर्षों में ये संख्या 10 हो गई, जो ये लोग समझ रहे हैं कि हाँ यह एक बहुत बड़ा समाधान है। इसी तरह इसके अलावा कोई आपके पास तरीका नहीं है, और अगर कोई तरीका है तो बताइएगा। जी चलिए और बताइए कुछ। साथी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। एक बाबा मैं बात कहना चाहूंगा। हाँ बताइए। जैसे ये चर्चाएं तो हमारे बीच में हो रही हैं, जो अभी कृत्रिम ऊर्जा की बात की या फिर महंगाई की बात की, ये बात तो सही है कि जो कृत्रिम ऊर्जा है उससे कई चीजों का समाधान होगा, लेकिन एक उथल पुथल भी हो जाएगी, वो एक अलग विषय है, ये ठीक है। दूसरा ये कि महंगाई की चर्चा, ये ठीक है कि क्रय शक्ति जब हमारी कमजोर होती है तो वो चीज हमें महंगी लगती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस बात को कहने वाले ज्यादा मिलेंगे। यदि इस विषय को जैसे आर्थिक जो आर्थिक नीति है, या जो कृत्रिम ऊर्जा की नीति या महंगाई की नीति, इस चीज को समाज में अभी ना ले जा करके हम लोगों का फोकस और हम लोगों का जो ज्ञान और ज्यादा तर्क बढ़े, वो इस बात पर बढ़े कि समाज का सशक्तिकरण, समाज के बीच में राज्य की कमजोरियों का, जैसा भी आपने कहा था, और संविधान की मजबूरी, यानी संविधान में जो कमजोरी है, मजबूरी है, और सरकार की जो मतलब राज्य की जो मजबूरियां है, कमजोरियां हैं, उनको समाज में रखें। एक बात और कि जो आपने बहुत बड़ी बात कही थी कि संसद हमारा नीति निर्धारित केंद्र हमने स्थापित किया समाज ने, आज वहां क्या हो रहा है? क्या आपके मूल समस्याओं का ऐसे ही कुछ चीजें जो हैं वो समाज का यदि ध्यान केंद्रित किया जाएगा तो इस पर एक पक्ष समाज में, वो दल्ला छोड़ करके जो राजनीतिक है उनको छोड़ करके लगभग समाज का वर्ग इस बात को स्वीकार करेगा। आता हूँ इस संबंध में भी बता देता हूँ। मैंने कभी नहीं कहा है कि आप जब कहीं भी जाइए तो आप ये महंगाई और कृत्रिम ऊर्जा और ये सब मुद्दे कहीं उठाइए, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। आपको केवल जहां जाएंगे तो वहां तो आपको मुद्दे तो उठाने हैं। एक, ग्राम सभाओं को संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए जी, और ग्राम सभाओं को 29 अधिकार सरकार दे दे जी, एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा केवल यही उठाना है कि परिवार सशक्तिकरण, जी,
परिवार को मजबूत होना चाहिए। मैंने तो ये कहा ही नहीं है कि आप कहीं जाइए तो महंगाई पर चर्चा कीजिए, बेरोजगारी पर चर्चा कीजिए, कुछ मत करिए। वो सब चर्चा आपसी चर्चा के लिए है। जी 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 हम लोग जब रात को बैठते हैं, तर्क वितर्क करने के लिए बैठते हैं, तो उसके लिए सारे विषय हैं। जी जी नहीं, फील्ड में अगर कोई पूछे आपसे कि महंगाई के बारे में आपके क्या विचार है, तो उनको सीधा ये कहिए कि ये इस बारे में अगर कुछ जानना हो तो मीटिंग समाप्त हो जाएगी, उसके बाद आप चर्चा हमसे कर लीजिएगा। जी मीटिंग में, आज की मीटिंग में कहाँ महंगाई पर चर्चा हो रही है, मत करिए। जी 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 अन्यथा कोई भी वहां आपसे कुछ भी प्रश्न कर देगा और उसी पर बहस शुरू हो जाएगी आपकी। आपका सारे मीटिंग का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल ठीक बात है। तो वहां आप चर्चा ही मत करिए एकदम। जी जी चलिए, और कोई बात हो तो बताइए, नहीं तो समाप्त कराएंगे। अब प्रतीक जी पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? कल का विषय है, कल का विषय आप रखिए 5260। बाबा जी मेरे को एक प्रश्न पूछना है। हाँ, एक प्रश्न आप बताइए। बाबा जी ये बताइए, मतलब सार्वजनिक जगह पे महंगाई बढ़ गई का खंडन नहीं करना चाहिए हमें? नहीं, महंगाई बढ़ रही है इसकी आप क्या पूछ रहे हैं? क्या चर्चा करना नहीं करना चाहिए? हाँ नहीं, आप चर्चा कीजिए ना रोज, हाँ लेकिन जब आप बैठक रख रहे हैं वहां पर मीटिंग, हाँ उस मीटिंग में मत करिए। ऐसा। जहाँ हम लोग इसका जो रख रहे हैं हाँ मीटिंग, उस मीटिंग में ये विषय नहीं है, क्योंकि वहां हम संस्थागत ढांचा बनाने की चर्चा करने जा रहे हैं। हाँ हाँ वहां हम वैचारिक बहस नहीं करेंगे, जी बाबा। क्योंकि सुनील देव जी, नरेंद्र जी, मोहन बाबू और सब साथी, क्योंकि जाने वाले हैं धीरे धीरे सब जगह, तो जाने वाले हैं, तो उनको मैं ये सलाह दे रहा हूँ कि आप लोग जहाँ जाते हैं, आप लोग इस चर्चा को घुसने मत दीजिए। उस चर्चा मीटिंग के बाद करिए, कोई हर्जा नहीं है। मीटिंग समाप्त हो गई, अब इसके बाद चर्चा करिए, कोई हर्जा नहीं है। जी 10 सेकंड की बाबा बात है, मैं रख रहा हूँ। हाँ, पिछली यात्रा में जब हम लोग जा रहे थे, नरेंद्र जी थे, साधना जी थी और बहादुर जी भी थे और मैं भी था, तो एक गांव पड़ता है बिनावर क्षेत्र में, बरखेड़ा। वहां पर लगभग 50 से 60 लोग एकत्र थे। बड़ी अच्छी व्यवस्था, उन्होंने कुर्सी वुर्सी मंच मंच हम लोगों को बनाया था, क्योंकि वहां पहले कार्यक्रम हो चुका। वहां इसी तरह से नरेंद्र जी बोले, आचार्य जी आप थोड़ा बोलिए, विस्तार से आप बोल लेते हैं। तो मैं थोड़ा सारे विषयों को लेकर के चला बाबा, आपने आपके जो मतलब पॉइंट्स है कुछ इस तरह से, वहां बहस का मुद्दा बन गया। मतलब जो थोड़ी महंगाई वगैरह इन चीजों पर आई, तो कुछ ने जो मोदी के मतलब बीजेपी के समर्थक थे, बोले अरे साहब आप तो मतलब सरकार का वो कर रहे हैं, और जो विपक्ष के समर्थक थे वो एकदम समर्थन में आ गए। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, हम किसी सरकार का पक्ष बस नहीं ले रहे हैं। तो उसके बाद में फिर नरेंद्र जी बोले थे, उन्होंने स्पष्टीकरण उसका किया था कि हम लोगों का कोई ऐसा वो नहीं है कि हम सरकार के पक्ष में है या विपक्ष के उसमें है, हमारा एक सार्वजनिक संवैधानिक लेकर के जो है। तो ये अनुभव बिल्कुल ठीक है कि अगर इस तरह के जो मुद्दे हैं आर्थिक लेकर के, उनको उनको जो है समाज में जो लोग हैं उस तरह के जिनको सपोर्ट करते हैं, वो एकदम उसके विरोध में या पक्ष में आ जाते हैं। और हमारी जो चर्चाएं हैं। आपको और बताता हूँ, जी अगर वहां कोई प्रश्न करने लगे विषय से हट करके, जी उसको कहिए कि आपका प्रश्न बहुत उचित है, लेकिन मीटिंग समाप्त होने के बाद आपके प्रश्न, अंत में आपका प्रश्न लेंगे, चर्चा करेंगे। जी जी और उसको प्रेम से, और मैं ये जानता हूं कि जब जहां आपने उसको कहा, जी वो करीब 5-10 मिनट बैठेगा जी और फिर उठ के चला जाएगा वहां से। जी जी
वो अंत तक बैठेगा भी नहीं। जी कि समाज में बहुत लोग मीटिंग जब होती है तो कुछ लोग आते हैं, बोलता उनको बोलते हैं हम लोग, जी जी वो केवल बोलना जानते हैं, सुनना जानते ही नहीं है। जी और कुछ लोग होते हैं जो केवल सुनते ही है, बोलते ही नहीं है। जी ये दोनों समस्या हैं हमारे लिए। तो जो बोलता लोग हैं उनको किसी तरह बड़े तरीके से, प्रेम से उनको बिठा दीजिए अपने पास, आइए आप बैठिए, आप लास्ट में आपकी बात सुनेंगे, तब तक हम लोग और चर्चा कर लें। जी 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 क्योंकि आपने अगर उसको वहां से थोड़ा डांट दिया तो हंगामा हो जाएगा। जी तो बड़े प्रेम से यहाँ लास्ट में आपकी चर्चा करें, लास्ट तक वो बैठेगा ही नहीं। ठीक बात है। चलिए ब्रजेश जी आगे बताइए अब। जी जी, कल 52-60 है ना? हाँ 5260 में बाबा सोचा। जी, हाँ 52-60। बाबा हाँ बाबा बताइए। एक सवाल पे विचार दीजिए। हाँ आप बताइए। बाबा जैसे मीडिया वाले, भाजपा वाले, जब राहुल गांधी यह कहते हैं कि हम दलितों की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे, उनके हक, तो मीडिया और बीजेपी यह कहती है कि राहुल गांधी गलत कर रहे हैं, सही नहीं बोल रहे हैं, वह सही बोलना नहीं जानते हैं, वह देश हित में नहीं बोल रहे। जबकि सही बात तो यह है कि उनको कहना यह चाहिए कि 50 साल तक सरकार थी आपकी, दलित के लिए, ओबीसी के लिए, मुसलमानों के लिए आपने क्यों नहीं किया। लेकिन उनसे यह सवाल नहीं पूछा जाता। उसमें क्या मीडिया की कुछ कमजोरी है, बौद्धिक पतन है, या मीडिया जानबूझकर, बीजेपी जानबूझकर यह सवाल नहीं करती। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, राहुल गांधी के प्रश्नों का उत्तर न सरकार देना चाहती है, न निरुत्तर मीडिया करना चाहता है, क्योंकि राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को ऊपर उठा रही है। ये बात सही। और उसका उद्देश्य क्या है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि लोकसभा के चुनाव तो होने हैं अभी 4 साल बाद, विधानसभाओं के चुनाव हमेशा होते रहेंगे अभी 4 साल में, कम से कम 10-15 विधानसभाओं के चुनाव हो जाएंगे। इन विधानसभाओं के चुनाव में अगर राहुल गांधी अपने को ताकतवर मान लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो बस राहुल गांधी को निरुत्तर करने के बजाय उनको चढ़ा रहे हैं मीडिया वाले, और इसमें सरकार का योगदान बहुत है। अच्छा बाबा, उसमें राहुल गांधी भी जो है, यह जो है चीज का ख्याल रख रहे हैं कि हाँ भाजपा के समर्थित जो वोटर हैं उसको वो अपने पक्ष में लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हाँ वह नहीं कर। ऐसा ही बोल रहे हैं कि जिससे भाजपा के खिलाफ जो वोटर हैं, जो क्षेत्रीय दलों के पास हैं, सपा बसपा के पास, वो वोटर हमसे जुड़े। वो भाजपा के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कि जिससे हाँ भाजपा का ठीक बात। नुकसान हो। तो वो ऐसा, वो ये दोनों लोगों की विपक्षी, सोची समझी राजनीति है। हाँ विपक्षी दलों के राहुल गांधी हमेशा ये चाहते हैं कि विपक्ष का मैं सबसे बड़ा नेता बन जाऊं, बाकी सब ये ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ये सब धीरे धीरे बैकडोर में चले जाएं। और इसको बीजेपी बहुत हाईलाइट कर रही है। ये सब पॉलिटिकल मामले हैं सब। चलिए बताइए ब्रजेश जी, आगे समाप्त करना है ना? जी बाबू, ये मीटिंग समाप्त कर सकते हैं। रॉबिन जी, मीटिंग को समाप्त कर दीजिए। कल का विषय क्या है? कल का विषय 52-60 रहेगा। अच्छा 52-60 ठीक है। 52-60 से हाँ 65 से 65-70 तक आप जहां तक ठीक समझे
बाबू ठीक है, देख लूंगा मैं। ठीक है, मैं देख लूंगा। जी रॉबिन जी, मीटिंग को समाप्त कर दीजिए।